जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग सीटेट पेपर 2 के लिए जो अपना प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहे हैं, 20 डेज की सीरीज चला रखा है मैथ और साइंस की अलग अलग। ठीक है, आज उसकी साइंस की जो है 20 डेज का 16th डे है, 16वां दिन है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 15th डे 15 दिन तक कोर्स अपना कंप्लीट कर लिया है, 15 प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिए हैं 15 से। ठीक है, आज अपने 16वें दिन में हम कुछ लगभग 10-11 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आज ये बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस कोशिका का मतलब सेल की बात कर रहा है, कोशिका अंगकों में स्वयं का डीएनए अंतर्विष्ट है। इंग्लिश में पढ़ देता हूं मैं क्वेश्चन को। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स कंटेन दियर ओन डीएनए। डीएनए क्या होता है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है ना। अब इसमें से पूछ रहा है कि इनमें से किसमें जो है जिसमें खुद का डीएनए होता है। तो देखिए, डीएनए किसमें पाया जाता है। एक तो देखिए जो प्लास्टिड होता है, जो पौधों में पाया जाता है, लवक के नाम से जाना जाता है हिंदी में, उसमें भी अपना खुद का डीएनए होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का तो होता ही है, इसमें भी खुद का डीएनए होता है। और प्लस नाभिक मतलब न्यूक्लियस में भी डीएनए पाया जाता है। ये जो वैक्यूल्स है, रिक्तिका है, ये तो जो हमारा वो होता है, फेफड़ा होता है, लंग्स बोलते हैं, उसके अंतिम छोर में इस तरह से पुष्प की तरह छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको वैक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है ना, उसमें नहीं पाया जाता है बस। तो केवल यहाँ पे डी ऑप्शन कट जाता है। ए, बी और सी तीनों जगह पे खुद का क्या पाया जाता है? डीएनए अंतर्विष्ट होता है। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लीजिए जिसमें ए बी सी हो। तो देखिए ए बी सी ये थर्ड ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाह रहा हूं कि मैं ना अभी देखो, हम लोग 20 डेज सीरीज को लगभग एंड करने वाले हैं। आज इसमें 16 दिन हो गया, उसमें लगभग 13-14 दिन हो गया है। ठीक है, मैथ वाले में। तो हम लोग अब क्या करेंगे, कल मतलब 24 तारीख, 24 जून से, 24 है ना कल, तो कल से जब तक पेपर नहीं हो जाता, लगभग 6 जून तक हम लोग गेसिंग क्वेश्चंस करेंगे। देखिए क्या है, प्रीवियस ईयर 20 डेज के सीरीज में क्या है, इसमें पेपर लेकर के सॉल्व कराना ये उतना वो है नहीं। गेसिंग क्वेश्चन में टाइम लगता है, तो मैं उसमें 10-10 क्वेश्चन डेली, 10 क्वेश्चन मैथ के और 10 क्वेश्चन साइंस के गेस करके सारे प्रीवियस ईयर में से जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए उसमें हम लोग अपने एक्सपीरियंस और कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से नहीं आया था, वो सारा दिमाग लगा करके वो निकालेंगे। ठीक है, वो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। लगभग 150 क्वेश्चन की वो सीरीज होगी। ठीक है, 150 में से मेरी कोशिश है कि कम से कम 15 तो एज इट इज उठ करके आ जाए आप लोगों के सामने। ठीक है, तो ये चीज़ का आप लोगों को ध्यान देना है कि इस वीडियो, ये सीरीज जो स्टार्ट करूंगा उसको सपोर्ट करना है आप लोगों को। मैंने वैसे अभी साइंस की एक क्लास संभावित क्लास के नाम से लिया दिया हूँ, अगली जो होगी मैथ और साइंस की डेली अब चलेगी। देखिए दोपहर में 1 बजे एक वीडियो आती है, 1 बजे से 3 बजे के बीच में, उसके बाद एक वीडियो शाम को आती है 6 से 7 के बीच में। ठीक है ना, तो आप लोग इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे बिना टाइम वेस्ट किए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन जीवित जीवों की कोशिकाओं के संबंध में सही है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन से कथन जीवित जीवों की कोशिकाओं के संबंध में सही है, ये पूछ रहा है ना। कह रहा है सभी सूक्ष्मदर्शी होते हैं तथा इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज आर करेक्ट। सेल के बारे में पूछ रहा है कि इसकी कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। पहला कह रहा है कि सभी सूक्ष्म होते हैं, जो सेल होते हैं सभी सूक्ष्म होते हैं, ये कह रहा है, तथा इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये गलत है। क्यों? क्योंकि कुछ प्लांट्स के जो वो होते हैं, सेल्स होते हैं। सेल्स क्या होते हैं आप लोगों को पता है ना कि मैं सेल्स क्या होता है, किसी भी जीवित प्राणी की सबसे छोटी इकाई होती है बॉडी की, जो कार्यात्मक इकाई होती है। जैसे हमारी बॉडी के सबसे छोटा पार्ट काट के निकाल ले, जो सारी रिएक्शन करते हैं, सारा काम करता हो, उसे ही सेल बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो हम ये कह रहे थे कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें जो सेल्स होती हैं थोड़ी वो माइक्रो सेल्स होती हैं, उन्हें हम नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ए ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। अगला क्या कह रहा है, सभी की कोशिका भित्ति होती है। नहीं,
कोशिका भित्ति तो केवल प्लांट टिश्यूज में होता है, उसमें प्लांट वाले में होता है। इसमें तो जो ह्यूमन होता है या एनिमल होते हैं, एनिमल सेल होती हैं, उसमें ये नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। यही तो सेपरेट करता है प्लांट और उनको, ह्यूमंस को, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। ठीक है, जब मैं एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट करूंगा आफ्टर सीटेट, तब देखना मैं आपको बायो कैसे एकदम बिल्कुल डिटेल में ये सारी चीज़ें बताता हूँ। अगला सी ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि सभी की केंद्र की झिल्ली होती है। नहीं, सभी की केंद्र की झिल्ली नहीं होती है। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं और यूकैरियोटिक, इसमें डिफ्रेंशिएट होता है, एक में केंद्र की झिल्ली पाया जाता है, एक में नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कौन से होते हैं? एक के होते हैं। यूकैरियोटिक क्या होता है? ह्यूमंस आते हैं। यू मतलब तुम यू समझ लो, तो ह्यूमंस जो होते हैं इन सब यूकैरियोटिक होते हैं, ऐसे याद रखो। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। अगला क्या कह रहा है? ऑल हैव अ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सभी कोशिकाओं के पास कोशिका झिल्ली होती है, ये बिल्कुल सही बात है। कोशिका झिल्ली होती है सभी सेल्स के पास। ये काम क्या करती है? ये काम करती है कोशिका के अंदर जो पदार्थ पड़ा हुआ है और जो बाहर है उसके बीच की बाउंड्री का काम करता है, बाहर के इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, कौन? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन केवल सही है। तो पहला ही ऑप्शन में देखो दे रखा है केवल और केवल डी, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे ये याद करके रखना पड़ेगा आपको। इसमें क्या कह रहा है कि क्या करना है? कॉलम ए में कुछ पदार्थ दे रखे हैं, ठीक है ना, अपशिष्ट पदार्थ, और कॉलम बी में उनके मतलब डिस्ट्रॉय होने के टाइम दे रखे हैं, मतलब अपघटन होने के, मिट्टी में मिल जाना एक तरह से, उसका टाइम दे रखा है। तो देखिए पहला पदार्थ जो है वो कह रहा है प्लास्टिक की बोतल है, तो उसको अपघटन होने में कितना टाइम लगता है? आप लोग देखते होंगे कि अगर प्लास्टिक की बोतल खेत पे या मिट्टी में कहीं फेंक दो तो सालों सालों आप लोग देखते होंगे कि वहीं की वहीं मिलती है। ठीक है ना, तो इसका जो करेक्ट मिलान हो जाता है ये 5वें के साथ हो जाता है। ठीक है, ए जो है आपका चला जाता है किसके साथ? 5 के साथ, क्योंकि देखिए सेवरल ईयर्स, अनेकों अनेक साल तक चलता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सिल्क स्कार्फ, मतलब रेशमी रुमाल की बात कर रहा है, ये कितना चलता है? इसके जो अपघटन का टाइम होता है ये लगभग और लगभग कितना होता है? 4 ईयर होता है। तो बी आपका मिल जाता है किसके साथ? बी मिल जाता है 4th के साथ। ठीक है, समझ गए। अगला क्या कह रहा है? सूती कपड़े जो है, सूती कपड़े 2 से 5 माह के बीच जाते हैं। ठीक है, और देखिए सबसे पहले आसान देख लो, कागज, कागज जो है ये जाता है आपका 3rd के साथ 10 से 30 दिन में, मैक्स टू मैक्स इतने दिन में कोई सा भी कागज होता है वो अपघटित हो जाता है। ठीक है ना, तो ई आपका मिल जाता है किसके साथ? 3rd के साथ। देखिए पेपर में आप बैठ करके इतना सबको मत मिलाना, सीधा उसके बाद ऑप्शंस पे जाइए, देखिए क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन सा है? ए का 5 के साथ। देखिए ए का 5 कहाँ पे है? ए का 5 एक यहाँ पे बी पे है, एक यहाँ पे है, तो बीच के 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, केवल बी और डी में से सिलेक्ट करना है। ई का 3 के साथ किस में है देख लीजिए, रुको अच्छा नीचे आना, बी का 4 कहाँ दे रखा? बी का 4 यहाँ दे रखा, बी का डी वाला भी कट गया, केवल बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है ना, समझ गए। तो इस तरह से आप लोगों को मिलान करना पड़ता है, एक एक को ज़्यादा टाइम नहीं देना होता है। ठीक है, और देखिए क्या कह रहा है, मैं समझा सारा देता हूँ। केले का छिलका डिस्ट्रॉय होने में मतलब उसको लगता है 1 से 2 सप्ताह लगता है। ठीक है, तो इस तरह से 2 भी अगर आप पकड़ पाए तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि एक ऊंचाई से 15 ग्राम द्रव्यमान का पंख छोड़ा जाता है, यह पाया जाता है कि वह एक समान वेग से गिर रहा है। अच्छा, इस पे बोल्ड करना जरा, एक समान वेग से गिर रहा है, उस पर काम करने वाला नेट बल कितना होगा? देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से एक समान वेग से गिरता है ना, तो इसका मतलब होता है नेट फोर्स जो एक तो नॉर्मल फोर्स होता है, देखिए कोई भी वस्तु अगर है तो उस पर एक नॉर्मल फोर्स वर्क करता है, एक mg नीचे लगता है। ठीक है, नीचे की तरफ 2 फोर्स वर्क करते हैं। अगर ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, एक समान वेग से आ रहा है, इसका मतलब इसमें कोई एक्सीलरेशन काम नहीं कर रहा है। एक्सीलरेशन तो होता है कि चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी में चेंजेस नहीं हो रहा है, एक समान आ रहा है, इसका मतलब एक्सीलरेशन a = g = 0। जी कई जगह होता है, ऊपर से नीचे जी काम करता है, लेफ्ट टू राइट अदरवाइज ए काम करता है, तो ग्रेविटी 0 हो गया। तो इसमें पूछा नेट फोर्स क्या होगा, तो अब आप बताओ जब ए की वैल्यू या जी की वैल्यू 0 हो गया तो एफ क्या होता है? एफ = mg होता है। तो इसको अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरा फोर्स ही 0 हो जाएगा, कोई बल नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चीजें समझ गए आप लोग। चले आगे बढ़े।
आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट नोट कर लो, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और बच्चे गलत भी करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, x की पावर +3, कोई x एलिमेंट है, इस पे +3 ऐसे भी लिखा जाता है, 3 3 प्लस है, ठीक है ना। आयन है, ये एक आयन्स हो गया। तत्व x, परमाणु द्रव्यमान इसका दे रखा है कितना, 27। देखिए इसको कैसे लिखा जाता है, परमाणु द्रव्यमान को ऊपर लिखा जाता है, परमाणु क्रमांक को नीचे, और क्रमांक 13 दे रखा है, 13 नीचे। इस तरह से किसी भी एलिमेंट को लिखा जाता है। से प्राप्त हुआ, कह रहा है x3+ में, किसमें पूछ रहा है ये देखो, x3+ में प्रोटॉनों की, इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः है। क्या पूछा है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों का नंबर आपसे पूछा है। किसमें पूछा है, x+3 में पूछा है, ना कि x में, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखोगे। अब बताओ कैसे निकालेंगे। तो देखो मैं बताता हूं क्या करना है आप लोगों को। प्रोटॉनों की जो संख्या होती है, प्रोटॉन्स नंबर जो होते हैं वो होते हैं किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, परमाणु क्रमांक के, परमाणु क्रमांक के इसके बराबर होते हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी आ गई, 13 आ गई, ठीक है। तो देखिए एक ऑप्शन तो डी वाला कट गया, सॉरी डी वाला नहीं कटेगा, बी वाला कट गया, क्योंकि 13 से तो ये भी वाला शुरू है, जो 13 से नहीं शुरू है वो कट गया, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या कितनी आनी है, 13 आनी है, ये मिल गया। अच्छा अब देखो, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये क्या होता है, वैसे तो ये प्रोटॉनों की संख्या के बिल्कुल बराबर होता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन पूछा है इस आयंस में। और आप लोगों को ये बात याद रहनी चाहिए, जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई एलिमेंट ऊपर प्लस चार्ज ले लेता है, इसका मतलब उसने इतने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, त्याग कर दिया है। अब इसके पास 13 होने चाहिए थे वैसे तो, अगर कोई दिक्कत नहीं होती तो x के पास जितना क्रमांक होता है, संख्या होती है, उतने ही होते हैं इलेक्ट्रॉन, 13, ठीक है ना। बट उसने x+3 में पूछा है, तो इसने 3 तो डोनेट कर दिया है, तो 3 माइनस कर दीजिए, तो 10 इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 13 और 10 सेकंड कहाँ है, यहाँ पे 13 है, 10 यहाँ है, यहाँ 10 13 कट गया, 13 13 ये भी ऑप्शन कट गया, ये भी कट गया, तो यही डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आपने प्रोटॉन निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब मैं न्यूट्रॉन बता देता हूँ आप लोगों को, वैसे आंसर मिल चुका है, आप लोग पेपर में इतनी करके निकल लेना, मुझे तो समझाना है आप लोगों को लिए, तो मैं बताऊंगा। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, देखिए परमाणु भार जो होता है उसमें से माइनस कर दीजिए क्या, एटॉमिक नंबर को, तो उसे ही बोला जाता है, क्या चीज बोला जाता है, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो 27 और -13 आपका ये आ जाएगा, 7 में से 3 गया 4, 14 आ जाएंगे, 14 आ जाएंगे न्यूट्रॉनों की संख्या। तो देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या दे रखा है इसने 14, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, मैं बहुत प्यार से एक एक चीजों को क्लियर तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है ना। जब हम लोग सीटेट का पेपर दे चुके होंगे, आपका पेपर हो चुका होगा, तब हम ये सारी चीजें देखना कितने डिटेल में पूरे एनसीईआरटी लेवल का पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप लोग बस सब्सक्राइब करके रखो चैनल को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन चाहे तो याद रख लीजिए, क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग लगाओगे तो कंफ्यूज होगे। इसमें कह रहा है कि उस समुच्चय, उस सेट की पहचान कीजिए जो द्विलिंगी पुष्पों, फूलों को उत्पन्न करने वाले पादपों से बना है, ठीक है। द्विलिंगी पुष्प का मतलब होता है एक ऐसा पुष्प, एक सिंगल पुष्प में, एक सिंगल फ्लावर में क्या हो कि जो मेल बॉडी पार्ट है और फीमेल बॉडी पार्ट है, ठीक है ना, दोनों एक ही में प्रेजेंट हो, मेल वाले भी और फीमेल वाले भी दोनों एक ही में अगर प्रेजेंट हो, तो ऐसे पुष्प को बोला जाता है द्विलिंगी। समझ गए। तो ये इसके एग्जाम्पल्स आते हैं आपका सरसों और गुलाब और ये पिटूनिया, ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होता है। क्योंकि आपको जो याद रखना है, एक लिंगी वाले की बात करूं तो उसमें पपीता आता है, आपका मक्का आता है और खीरा, ये सारे एक लिंगी आते हैं, ठीक है ना। द्विलिंगी में आपका केवल यही आते हैं, मस्टर्ड हो गया, रोज हो गया और पिटूनिया हो गया, ठीक है। याद रखोगे इस क्वेश्चन को। चलें आगे बढ़े, आ जाइए, सॉरी अगले क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं, ठीक है। आ जाइए, देखिए इसमें क्या कह रहा है, गलत कथन की पहचान कीजिए। इसमें गलत कथन हमें पहचानना है। देखिए मृदा वाला चैप्टर जो सॉइल है उसका पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, आप लोग जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, एक एक चीज बारीकी से बताया है। अगर पढ़ा होगा तो ये आंसर अपने आप कर पाओगे। यहाँ पे कह रहा है कि दुमटी मृदा मतलब क्ले सॉइल इज बेटर एरिएटेड
देन लूमी सॉइल। एरिएटेड का मतलब होता है कि एयर जो है घुस जाए मिट्टी के अंदर, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ, अगर मिट्टी इस तरह से पड़ी हुई है तो किसमें आसानी से ज्यादा, मतलब इस बेटर एरिएटेड की बोल रहा है, कौन बेटर एरिएटेड होगा? जिस मिट्टी के पार्टिकल बड़े बड़े होंगे वो आसानी से उसमें एयर घुस के निकल जाएगी, यही तो होगा। तो एरिएटेड का ये मतलब होता है, हिंदी में इसको वातित बोलते हैं। वात माने हवा होता है ना, हवा बतास बोलते हैं ना गाँव में, ये होता है। ये बात समझ गए? मृदा अधिक सुवातित है। तो इसमें कह रहा है कि दुमटी मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा अधिक है। नहीं भैया, चिकनी मृदा जो होती है ना, चिकनी या क्ले मिट्टी जो होती है, उसके पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से आसानी से हवा नहीं जाएगी। और वहीं दोमटी मिट्टी जो होती है, ये रेतीली मिट्टी और इसका मिक्सर होता है। तो रेत जो होते हैं उनके कण बड़े बड़े होते हैं, तो इसमें ज़्यादा होना चाहिए, इसमें उल्टा लिखा है, तो इसलिए यही गलत कथन हो जाता है, ठीक है ना। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, ये आपके आंसर नहीं होंगे, सारे ऑप्शन आप लोग पढ़ सकते हैं 1 by 1, ठीक है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ये चैप्टर जाकर के आप लोग, मृदा नाम से हमने डाल रखा है प्लेलिस्ट में, जाकर के एक एक चैप्टर को ध्यान से देख करके वहां से पढ़ लीजिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हर तरह की मिट्टी पढ़ा रखी है मैंने। चलें आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपने। अच्छा, अब ये देखिए, आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ माचिस के निघर्षण पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं। माचिस का जो डब्बी होता है कैसे बनता है, देखिए इस तरह से माचिस की डिब्बी रहती है ना, हाँ। तो इसके ऊपर ये जो होता है, देखते हो कि जिस पे रगड़ा जाता है, कह रहे हैं ये किससे मिल करके बना होता है, ठीक है ना। इसमें निघर्षण में क्या विद्यमान होता है, तो इसमें देखिए क्या होता है, एक तो रेड फास्फोरस होता है, ठीक है ना, रेड फास्फोरस होता है। दूसरा आपका होता है ग्लास पाउडर, जो उसका चूर्ण होता है, क्या कहते हैं, शीशे का, ठीक है, कांच का चूर्ण होता है, ठीक है ना, कांच का चूर्ण होता है। इसके अलावा भी कई सारी चीजें होती है, ग्लू होता है, मैग्नीशियम का कोई एक अपघटक होता है, ऐसी कई सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। और रंगीन लाइट्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन फिलहाल जो मेन होता है वो होता है क्या, रेड फास्फोरस और वो ग्लास चूर्ण। देखिए ऑप्शन में कहाँ दे रखा है, देखिए कांच का चूर्ण और लाल फास्फोरस, तो ए ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यहीं दे रखा है, ठीक है। इसने सफेद दे रखा है, गलत हो जाएगा। मैग्नीशियम गलत हो जाएगा। वैसे मैग्नीशियम डायरेक्ट नहीं होता, इसका कोई सब्स्टिट्यूट होता है, वो कोई कंपाउंड बना करके हो रहता है, ठीक है ना। इसकी पूरी प्रॉपर रिएक्शन है, जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल में बताऊंगा, अभी इतना रखते हैं। चलें आगे बढ़े। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों के सामने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ए और बी अपने हार्मोन तब स्रावित करते हैं जब उन्हें ग्लैंड्स सी से आदेश प्राप्त होता है। तो निम्नलिखित में से ए बी सी क्या हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखो, ऐसी ग्रंथि क्या होती है ना, हमारे बॉडी के अंदर होती है, बहुत सारी ग्रंथियां होती है जो हार्मोन्स को स्रावित करती हैं। हार्मोन्स क्या करते हैं, कई तरह के हार्मोन्स होते हैं, इमोशनल हो जाते हैं हम लोग, कई लोग कभी वो एनर्जेटिक हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो हार्मोन्स की वजह से होता है। तो ये कह रहा है कि सी जो है वो ए और बी ग्रंथि को आदेश देती है। तो एक चीज़ याद रखो, आदेश देने वाली एक ही ग्रंथि होती है जिसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसका क्या नाम है, अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं तो याद होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है ना। पीयूष ग्रंथि हिंदी में बोला जाता है, पीयूष, ठीक है ना। तो सी तो यही होगा। तो अपने आंसर में चेक कर लीजिए, लास्ट में ये कहाँ कहाँ दे रखा है। लास्ट में सी को ये कह रहा है थायराइड ग्रंथि है, तो ये तो गलत हो गया, कभी ये हो ही नहीं सकता, आदेश देती ही नहीं है, ठीक है। और ये पिट्यूटरी ग्रंथि है, यही हो जाएगा। ये क्या, थायराइड, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब ये देखो कैसा होता है, हमारे ब्रेन में होता है बिल्कुल मटर के दाने जैसा, पीयूष ग्रंथि ना मटर के दाने जैसी होती है, ब्रेन में होती है, ठीक है। ये STHS कुछ करके हार्मोन भी रिलीज करती है। जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो सब डिटेल में पढ़ाऊंगा, सब्सक्राइब करके रखिए बस। अच्छा, अब देखिए पहला जो ए हो जाएगा आपका पैंक्रियाज हो जाएगा, अग्नाशय हो जाता है। ये हमारे उसके क्या कहते हैं, किडनी के ऊपर, कौन सा उसको, गुर्दे के ऊपर पाया जाता है पैंक्रियाज, ठीक है ना। ये भी कुछ हार्मोन रिलीज करती है। और उसके बाद आ जाता है आपका एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है ना, वो भी पाया जाता है। और सॉरी कहाँ गया यार, बी ऑप्शन है ना, एड्रिनल ग्रंथि हो गई। और थायराइड ग्रंथि देखो यहाँ पे होता है, ये बिल्कुल तितली जैसी संरचना होती है, इस तरह से बनी होती है,
ये इस तरह से तितली जैसी दिखती है, बात करते हैं यहाँ पे होता है ये थायराइड ग्रंथि, ठीक है। इसमें स्वेलिंग वगैरह आ जाता है कई बार, तो आप लोग देखते हो कि गले में वो जो घेंगा रोग हो जाता है, तो ये इन्हीं चीज़ों से होता है, इन्हीं ग्रंथियों से होता है, ठीक है ना। तो आप लोग ये याद रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर जो होगा बी होगा। तो एक ही ऑप्शन से आप लोग पहचान सकते हैं, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन को। चलो बाकी चीज़ें तो मैं डिटेल में आप लोगों को पढ़ाऊंगा ही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए सूची छिद्र, अच्छा ये उसकी बात कर रहा है, पिन होल कैमरे की बात कर रहा है। मैंने पिन होल कैमरा पूरे चैप्टर ही मतलब क्लास 7th या 6 की एनसीईआरटी में पूरे डिटेल में पढ़ाया हुआ है आपको, इसी की प्लेलिस्ट में सीटेट की ही, ठीक है ना, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। पिन होल कैमरा क्या करता है, एक इस तरह से बॉक्स होता है, इसमें एक छिद्र बना होता है, लाइट रे यहाँ पे आती है और ये क्या करता है, बहुत ही छोटे आकार का इमेज बनाता है, ठीक है। और ये किस प्रॉपर्टी पे लाइट के काम करता है, तो लाइट जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है उस पे काम करता है, प्रकाश के सीधी रेखा में विचलन से काम करती है। हिंदी कुछ कई बार टफ ही लगने लग जाती है, ठीक है। तो ये बात समझ गए आप लोग। तो कहाँ दे रखा है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, तो इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड होता है हमारा क्या, पिन होल कैमरा, ठीक है ना, समझ गए। आगे कोई क्वेश्चन है नहीं, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हम लोग रखेंगे, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए बहुत सारे आप लोग क्या करो, पिछली सारी वीडियोज जा करके देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ इतने ही देख लीजिए, जो आपके साइंस और मैथ के 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 में 60 करके आएंगे आप। और मैं 1-2 दिन के अंदर ही साइंस पेडागोजी की एक मैराथन लेके आने वाला हूँ, उसमें से ही सारा क्वेश्चन आपका फंस जाएगा, गारंटी है, 10 के 10 क्वेश्चन वहाँ से आ जाएंगे, ठीक है ना। और बाकी अभी कल से हमारा ये संभावित प्रश्नों की सीरीज शुरू हो जाएगी, उसको आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वहां से काफ़ी हेल्प मिलेगी। 150 क्वेश्चन में से मेरा 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों को दिलवाने का पूरा प्लान है, ठीक है, कि यहीं से आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।